हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा इसमें आप लोग को, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का आप लोग को इस बुक से। आप लोग बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। आज क्लास 2 है और जो है आप लोगों को लगभग तक क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगली क्लास की अपडेट के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सारे क्वेश्चन है, हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है। तो गति का जो प्रथम नियम होता है वो न्यूटन का गति विषय का जो प्रथम नियम होता है गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है। तो रेलवे ने इस क्वेश्चन को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो आप लोगों को दिमाग में याद रखना है कि गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व एवं विराम के जड़त्व की परिभाषित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो होता है बल। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। एफ बराबर जो ma होता है फॉर्मूला, वो जो होता है आप लोग को न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। v वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। यहाँ पे m इंटू वी दिया हुआ है, अर्थात द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत सारा हौसला बढ़ाता है। सारे डिस्कस पॉइंट के साथ मैं लेकर आता हूं और पूरा का पूरा आप लोगों को बता देता हूं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होती है, तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर दें। दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का जो एसआई इकाई है वो है पास्कल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल को संक्षिप्त में पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल बाय त्वरण बराबर क्या होता है? बल बाय त्वरण बराबर जो होता है वो द्रव्यमान होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। F बराबर m इंटू ए होता है, तो अतः बल बाय त्वरण बराबर द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे इसको इधर कर दिया गया, तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल बाय त्वरण। यहाँ गुना में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो बल बाय त्वरण हो गया और इक्वल टू द्रव्यमान हो गया। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से मीटर पर सेकंड को दर्शाने के लिए उसे डैश में लिखेंगे। तो सीधा से इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से डिवाइड करते हैं। तो 5/18 से हम लोग डिवाइड करेंगे और 5/18 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो आंसर होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो हम लोग चलिए यहाँ पे इसका जो है बनाया हुआ सॉल्व है व्याख्या, हम लोग उसको देखते हैं। ऊपर की ओर फेंकते समय वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u वो 14 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। उच्चतम बिंदु पर जो वेग है v 0 है और g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी से 0/14 माइनस 9.8 इंटू टी 9.8 इंटू टी इक्वल टू 14 होगा। और t बराबर 14/9.8 इक्वल टू 140/98, अतः t इक्वल टू 1.428 इक्वल टू 1.43 सेकेंड लगभग होगा। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के लिए एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो गतिमान m द्रव्यमान के लिए एक पिंड का जो संवेग होगा वो होगा आप लोगों को m भी। तो किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात m द्रव्यमान की v वेग से गतिमान वस्तु का संवेग जो होता है m इंटू वी होगा। अर्थात यदि वस्तु के संवेग को p से व्यक्त करें तो p इक्वल टू एम भी होगा। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग इसी तरह चलिए आगे की डिस्कस करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड
से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है तो त्वरण को हमको ज्ञात करना है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, अर्थात त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय होगा, तो प्रश्न से वेग परिवर्तन बराबर 16 - 6 = 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यह वेग वृद्धि 5 सेकेंड में हुई है और वस्तु का त्वरण जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो भौतिक राशि वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बल दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में वेग दिया हुआ है। तो दूरी होती है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पे त्वरण और दूरी दिया हुआ है। बल, वेग तथा त्वरण ये सभी भौतिक राशियाँ, सदिश राशियाँ हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करना किया जाना चाहिए। अतः इनके मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दिशा अनुसार हो सकते हैं। लेकिन दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है। अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा जो करना होता है, लंबी कूद के दौरान एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद को कर प्राप्त करनी होती है। अतः वह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग में वृद्धि करके वह अपने शरीर को उसका संवेग गति की मात्रा बढ़ा सके। और ध्यातत्व है कि एथलीट के शरीर का द्रव्यमान m स्थिर रहेगा। अतः कूदने से पहले संवेग mb का मान दौड़कर अधिक से अधिक वेग मान भी प्राप्त करके ही बढ़ाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। और हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय x अक्ष पर तथा वेग y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? इसमें विस्थापन जो दिया हुआ है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि कौन है? तो निम्न में से तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। अर्थात विस्थापन के लिए परिमाण संख्यात्मक मान के साथ साथ ज्ञान को दिशा का ज्ञान भी आवश्यक है। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। और जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। डैश का एसआई इकाई न्यूटन है। तो बल का जो होता है एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है, फोर्स का। तो वजन भार भी एक बल है जो पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g लिया जाए तो वस्तु का भार जो होगा गुरुत्वीय बल m × g होगा। अर्थात भार ही बल ही है, इसलिए भार वजन का एसआई इकाई भी न्यूटन होगा। मंदन डैश है। तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और यदि वस्तु का वेग बल घटने लगे तो यह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। तो जब जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि गेंद का प्रारंभिक वेग u 25 मीटर पर सेकंड है। गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। पिंड का गुरुत्वीय त्वरण g के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है, तो अतः गति का समीकरण v = u - gt लगेगा। और अब जो है उच्चतम बिंदु पर v = 0 है, अतः 0 = 25 - 10 × t होगा। तो 10t = हो जाएगा आप लोग को 25 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। t = 25/10 और t = 2.5 सेकेंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का आंसर नहीं यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इसके सूत्र दिए गए, हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करता है। तो फोर्स बराबर g जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो m1 m2 दिया हुआ है। यहाँ m1 और m2 जो होता है वो है आप लोगों को m1 और m2 जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 होता है। और r जो होता है वो आप लोगों को डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है। तो
और अतः जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर होता है बाय M1 इंटू M2 होता है। अतः एन एफ फोर्स होता है तो न्यूटन, और आर दिया हुआ है तो डिस्टेंस होता है तो उसको मीटर में व्यक्त करते हैं तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एम दिया हुआ है तो मास ऑब्जेक्ट होता है तो केजी, और फिर यहाँ पे एम दिया हुआ है तो केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। अतः सार्वभौमिक सर्वितांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो जी का जो मान होता है, जी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप लोगों ने समझ लिया कैसे होता है। जी इक्वल टू फार्मूला इतना होता है, हम लोगों ने इससे फार्मूला निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया तो आर इधर जो है जो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, और जी जो है फिर इधर आके कर दिए तो बाहर जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2 हो गया। फोर्स का जो होता है न्यूटन होता है, आर जो हो गया वो डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। एम जो द्रव्यमान होता है तो मास हुआ तो केजी हो गया। M2 भी द्रव्यमान होता है तो केजी हो गया तो केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी गुरुत्व के त्वरण गुरुत्व के कारण त्वरण है, तो पृथ्वी सतह पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान जो है निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ एम जो होता है एम माइनस पृथ्वी का द्रव्यमान, आर माइनस पृथ्वी की त्रिज्या होती है, और ये सूत्र जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर द्वारा अन्य ग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब तब एम तथा आर क्रमशः उस ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण वह शून्य होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, अतः पृथ्वी सतह से निश्चित गहराई डी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, अतः यह G1 है। और अब G1 बराबर 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी होगा, जी के लिए प्राप्त सूत्र, अतः पृथ्वी के केंद्र पर डी बराबर आर होगा, अतः G1 बराबर 1 माइनस आर बाय आर इंटू जी होगा, G1 बराबर O इंटू जी होगा, अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। आवृत्ति और काल अवधि में क्या संबंध है। आवृत्ति हम जानते हैं कि कंपन की आवृत्ति किसी कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकेंड के में किए गए कंपनों की संख्या के बराबर होती है। यदि आवृत्ति को U से प्रदर्शित करें तो U कंपनों में लगा समय बराबर 1 सेकेंड होता है, और 1 कंपन में लगा समय तो जो है 1/U होता है। अतः जो होता है 1 कंपन में लगा समय आवर्त काल अवधि T कहलाता है, तब T बराबर 1/U होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था विरोध की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व इनर्शिया कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा जब अपनी गति अवस्था का विरोध किया जाता है तो यह गति का जड़त्व कहलाता है, एवं जब वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो यह विराम का जड़त्व कहलाता है। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गति के तो त्वरित यहाँ पे कुछ जो है 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है यह गलत है। त्वरित रेखीय गति के लिए अंतिम वेग v का मान और प्रारंभिक वेग u का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समीकरण गलत है, और सही समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। अतः विकल्प ए में दिया गया समीकरण गलत है और शेष सभी विकल्प में दिए गए समीकरण सही हैं। तो शेष सभी विकल्प में दिए गए समीकरण हम लोग देख लेते हैं। 2s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v बराबर u प्लस AT और s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल जो है जितने सारे होंगे वो सॉल्व करने होंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूँ सारा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, तो जड़त्व मापने की जो इकाई होती है वो निम्न में से द्रव्यमान है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली छोड़ी जाती है। यदि गोली 90 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी।
तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। माना बंदूक जो है v1 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है और संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है और 121 इंटू v1 बराबर 0.04 इंटू 90 हम लोगों ने लिया m2 और v2, तो हमको v1 निकालना है। तो 0.04 इंटू 90 बाई 120 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, अर्थात बंदूक जो होती है वो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड से जो है के वेग से गोली की दिशा से के विपरीत दिशा में चलेगी। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर डैश इसके पृथ्वी पर भार होता है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी पर जो भार होता है इसका 1/6 गुना होता है। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। जहाँ पर जितना पृथ्वी पर यदि आपका वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका वजन जो होगा वो 10 kg होगा, वहाँ पर आपका वजन करने पर। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं और इस दिशा में किसका संरक्षण होगा, तो संवेग का संरक्षण होगा। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं और हम जानते हैं कि बाह्य बल के अभाव में निकाय का संवेग अवर रहता है, अर्थात निकाय इस दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट का पालन करता है, अतः सेल के विस्फोट में संवेग संरक्षित होगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। यह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं कितना निकला है। माना गेंद 12.5 सेकंड में h ऊंचाई ज्ञात करती है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से हम लोग जो है सवाल सॉल्व करते हैं। 0 इंटू 12 इंटू 5 इक्वल टू 1/2, फिर g का मान हम लोग 10 लेते हैं और t स्क्वायर में हम लोग 12.5 इंटू 12.5 लगाते हैं और 0 प्लस 5 इंटू 12.5 यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और फिर इंटू 12.5 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से 10 को काट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का ये 5 आ गया है। 2 से 10 को काट दिया तो ये 5 हो गया है। 12 इंटू 0 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया। 2 इंटू 10 किया तो 5 हो गया। 5 इंटू 12.5 इंटू 12.5 हो गया। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 156.25 हो गया। 5 इंटू 156.25 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर निकल गया 781.2.5। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे हम लोगों को दूरी जो है ऊंचाई जो है ज्ञात हो गई है और समय हम लोग को 12.5 मीटर लग रहा है, तो चाल जो होगा 62.5 मीटर पर सेकंड होगा। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है, तो टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार दरमान डैश है। आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में जो है झलपलाहट आ गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ट्रक तथा कार की टक्कर से में संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा और माना कार का द्रव्यमान जो है m किलोग्राम है और ट्रक का द्रव्यमान m इक्वल टू जो है 2000 किलोग्राम है, तो 2000 किलोग्राम है। तो यहाँ पे टक्कर के पहले ट्रक का जो वेग होगा v वो 10 मीटर पर सेकंड होगा और टक्कर के पहले कार का वेग जो होगा u वो 0 होगा और टक्कर के बाद जो है कार तथा ट्रक का संयुक्त वेग होगा वो v बराबर 8 मीटर पर सेकंड होगा तथा इनका संयुक्त द्रव्यमान जो होगा वो 2000 प्लस m होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर का पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग को हम लोग जब बराबर करते हैं तो हम m इक्वल टू 500 जो है किलोग्राम निकलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे और मुझे इसे बताने की जरूरत है भी नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अतः कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम होगा। यदि वीडियो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए और फॉर्मूला ऊपर से नीचे आप कीजिएगा तो सारा चीज़ यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है और उसी को यहाँ पे लगाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग होगा और वेग एक सदिश राशि है। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो द्वितीय नियम होता है स्थिति समय के बीच जो है, गति का द्वितीय नियम वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय के संबंध स्थापित करता है। और गति का द्वितीय समीकरण के अनुसार s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। बल इंटू विस्थापन डैश के बराबर होता है, तो बल इंटू विस्थापन कार्य के बराबर होता है। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर
वह बल की दिशा में विस्थापित हो तथा कार्य का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त होता हो। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो tan इनवर्स 4 है। तो यहाँ पे प्रक्षेपण मान कैसे ज्ञात किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। माना प्रक्षेपण कोण थीटा पर किसी प्रक्षेपण पर प्रास का अधिकतम ऊंचाई बराबर होता है और अप्रक्षेप के प्रास r तथा अधिकतम ऊंचाई h के लिए सूत्र से होता है r बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पहला समीकरण h बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। तो r बराबर h। तो अब समीकरण 1 और 2 से हम दोनों को इक्वल करते हैं। तो दोनों को इक्वल करने पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है और यहाँ पे 2 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 होता है और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 4 होता है और साइन थीटा के बजाय बाय कॉस थीटा हो जाता है। साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाता है 10। tan थीटा इक्वल टू 4 होता है अतः थीटा बराबर tan इनवर्स बाय इंटू 4 होता है। अतः प्रक्षेपण कोण का मान जो होता है tan इनवर्स 4 होता है। आप लोग को दिमाग में याद रखना है, यदि इतना बात याद नहीं रख पाते तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि प्रक्षेपण कोण का जो मान होता है tan इनवर्स 4 होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है? तो सर्वाधिक न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। एक कण के ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 0.8 वोल्ट की चाल से छोड़ा गया है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो कण द्वारा प्राप्त की गई प्रारंभिक वेग v1 बराबर जो होता है √0.8 v होगा और यहाँ v बराबर √2g m बाय r होगा। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान है और r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बोला 0.8 वोल्ट है, 0.8 भी की चाल से छोड़ा गया है, वेलोसिटी की चाल से छोड़ा गया है, वेलोसिटी होगा। एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 0.8 वेलोसिटी की चाल से छोड़ा गया है और यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो 4r होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अधिकतम यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को देखते हैं और ये लास्ट सॉल्यूशन है और बहुत लंबा सॉल्यूशन है तो इसे देख लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई h पर अंतिम वेग जो होता है वो भी जो होता है वो 0 होता है। अब ऊर्जा संरक्षण जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से 1/2 mv स्क्वायर और g माइनस जी एम एम बाय आर बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस जी एम एम प्लस आर बाय एच होता है। तो 1/2 m इंटू √0.8 इंटू जो है √2g m बाय आर स्क्वायर होता है माइनस जी एम एम होता है इक्वल टू आर होता है 0 माइनस जी एम एम प्लस आर बाय एच होता है। 1/2 m इंटू 8/10 यहाँ पे पॉइंट उड़ गया है और रूट जो है यहाँ पे आ गया है तो 1 बाय ये जो है रूट हट गया है इसके क्रॉस को लेके तो 1/8/10 इंटू 2g m बाय आर हो गया माइनस जो है जी एम एम बाय आर हो गया बराबर जो हो गया हम लोग को जी एम एम बाय आर प्लस एच हो गया। तो जी एम एम बाय आर इंटू 8/10 माइनस 1 बरा इक्वल टू जी एम एम इंटू 1 बाय आर प्लस एच 1 बाय आर 8 माइनस 10 इक्वल टू 10 1 बाय आर प्लस एच माइनस 2 बाय आर इंटू 10 माइनस 2 बाय आर एच प्लस 1/5r बराबर 1 बाय आर प्लस एच। यहाँ आर प्लस एच इक्वल टू 5r होगा इसलिए h बराबर 5r माइनस r इक्वल टू 4 होगा। तो आप लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग को वीडियो को जब यहाँ तक पूरा देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। और जो भी आदमी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप लोगों को अगले क्लास की अपडेट मिलती रहेगी और मैं खास चीज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जो कि आप लोग के NTPC और ग्रुप डी की प्रिपरेशन में काफ़ी मजबूत और हेल्पफुल होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।